11 नवंबर 2010 द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छपती है। इस हेडलाइन में एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ होता है 176 और इसके पीछे होते हैं 10 जीरोस। दरअसल ये एक रकम थी, यानी 1,76,000 करोड़ रुपए की रकम। इस आंकड़े के ऊपर लिखा हुआ था लॉस्ट टू दी नेशन और इसकी ठीक नीचे तस्वीर थी उस वक्त के टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा की। जो भी इस आंकड़े को पढ़ रहा था उसके लिए 176 के पीछे लगे जीरोस की गिनती करना मुश्किल हो रहा था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। गली मोहल्लों में चर्चाएं हो रही थी, लोग गालियां दे रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। नेता लोगों के मजे हैं, इतना पैसा डकार जाते हैं, आखिर करते क्या हैं इतने पैसे का, कहां खर्च करते होंगे। गली कूचों से होते हुए पूरे देश भर में यह खबर फैल चुकी थी कि कांग्रेस ने 2G घोटाले में अरबों का हेरफेर कर दिया है। 2G scam, 2G spectrum scam। हालांकि घोटाला न होने पर कोई सवाल नहीं था, संदेह की स्थिति पैदा होने का मतलब ही नहीं था। वजह थी कि यह खुलासा किया गया था भारत के सबसे भरोसेमंद संवैधानिक संस्थानों में से एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के द्वारा। सरकार का ही ऑडिटर अब कह रहा था कि सरकार झूठी है, मक्कार है, घोटालेबाज है। इसने देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। स्टूडियो में एंकर गुस्से में थे, मीडिया नाराज था, पैनलिस्ट चिल्ला रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार करप्ट है और घोटालेबाज भी है। मीडिया में इस खबर को इतना चलाया गया कि धीरे धीरे ये हेडलाइन लोगों के बीच एक आम धारणा बन चुकी थी। लेकिन क्या धारणा सही आंकड़ों पर बनाई गई थी, या कैग विनोद राय के साथ मिलकर विपक्ष ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का खाका तैयार किया हुआ था? ईमानदार और कम बोलने वाले अर्थशास्त्री की छवि के साथ कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया, और क्या वाकई उन्होंने दिया भी था? एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की सच की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी उन रेडियो वेव्स के आवंटन का मामला था जिनके जरिए मोबाइल कंपनीज कॉल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं। साल 2006 और 7 तक भारत में मोबाइल फोन तक आम लोगों की पहुंच होने लगी थी। टेलीकॉम सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था। इतनी बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार को जरूरत थी मोबाइल कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रोवाइड करने की। लाइसेंस का आवंटन शुरू किया गया साल 2008 में। इस वक्त केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे डीएम के नेता आंडिमुत्तु राजा। जनवरी 2008 आते आते टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से नोटिस निकाला जाता है। कहा जाता है 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दिए जाएंगे। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन अब शुरू हो चुका था। तब न आम जनता को इसकी खास खबर थी और न ही मीडिया में इसे लेकर कोई ज्यादा चर्चा हो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सरकारी गलियारों में इस आवंटन को लेकर सवाल उठना शुरू हो चुके थे। पूरी लुटियंस दिल्ली में खलबली मचना शुरू हो चुकी थी। फिर आया तपती गर्मी, मई का महीना और साल था 2009। एक टेलीकॉम वॉचडॉग एनजीओ ने खुलासा किया कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी में इन गड़बड़ियों को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी गई। मौसम बदल रहा था, अक्टूबर का महीना था, साल वही 2009। सीबीआई ने अज्ञात में टेलीकॉम मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कुछ व्यक्तियों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए गए। अक्टूबर महीने की 22 तारीख को टेलीकॉम डिपार्टमेंट के दफ्तरों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन सीबीआई उस समय सरकार के खिलाफ भी छापे मार सकती थी। अभी तक शिकायतें सिर्फ एक एनजीओ के आरोप के आधार पर हो रही थीं, लेकिन सीवीसी के एक्शन में आने के बाद मार्च 2010 आता है और देश की राजनीति में कैग ने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया था जिसने कांग्रेस की राजनीति को चारों तरफ से घेर लिया, चारों खाने चित्त कर दिया। कैग की तरफ से कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अक्टूबर 2010 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कैग रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया। सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फटकार नहीं लगाता था बल्कि जवाब भी मांगता था, और सरकार जवाब देती भी थी। 10 नवंबर 2010 को सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन से भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये रिपोर्ट सौंपने वाले थे कैग। अखबारों की सुर्खियों और टीवी बहसों में 1,76,000 करोड़ का घोटाला बार बार दोहराया जाने लगा। आम जनता का मन गुस्से से भर रहा था। आंकड़ा बहुत बड़ा था और इसे पेश करने वाली संस्था कोई और नहीं, सरकारी संस्था
कैग ही थी। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम को नीलामी के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर देने से सरकार को प्रेजम्पटिव लॉस हुआ है, यानी कि अनुमानित लॉस हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि ये नुकसान काउंट कैसे किया गया कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। 2G स्पेक्ट्रम के कथित नुकसान की गणना करने के लिए कैग ने 2G स्पेक्ट्रम की तुलना 2010 में हुई 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कर दी। 3G नीलामी से सरकार को बहुत ज्यादा पैसा मिला था और उसी अनुपात में, उसी रेशियो में यह अनुमान लगाया गया कि अगर 2G की भी नीलामी होती तो सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे। अब चूंकि गणना पूरी तरह एक अनुमान पर आधारित थी, तो इस गणित पर सरकार के साथ साथ खुद कैग दफ्तर के अंदर से भी आपत्तियां सामने आना शुरू हो गई थी। 2G ऑडिट के समय कैग के डायरेक्टर जनरल आरपी सिंह थे। आरपी सिंह ने संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को बताया कि उन्होंने तो 1,76,000 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया था, बाद में रिपोर्ट में बदलाव किया गया था। किसने किया? उन्होंने यह भी बताया कि पहले 2G मामले की परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू हुई थी, लेकिन बीच में ही उसे ट्रांजैक्शन ऑडिट में बदल दिया गया। किसने बदला? जो ऑडिट प्रोसेस के लिहाज से सामान्य नहीं माना जाता है, तो यह असामान्य काम किसने किया? इसी बीच नवंबर 2010 के आखिरी हफ्ते में आउटलुक मैगजीन ने नीरा राडिया टेप्स का खुलासा कर दिया। इन टेप्स में नीरा राडिया की बातचीत बड़े बड़े पत्रकारों, उद्योगपतियों और राजनेताओं के साथ हो रही थी, जो अब सबके सामने आ चुकी थी। इन बातचीतों से यह संकेत मिला कि कुछ कॉरपोरेट ग्रुप्स ए राजा को टेलीकॉम मंत्री बनवाना चाहते थे और इसलिए वो उनकी लॉबिंग भी कर रहे थे। इस खुलासे के बाद तो 2G का मामला और ज्यादा राजनीतिक और सनसनीखेज हो चला था। इतना बड़ा आरोप था तो 14 नवंबर 2010 को ए राजा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन पहले मिनिस्टर्स भी इस्तीफा दिया करते थे। अब तारीख आई 20 नवंबर 2010। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक माहौल उनके खिलाफ बन चुका था। राजनीति अपना काम कर चुकी थी। मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है और 2 फरवरी 2011 को ए राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा और उनके निजी सचिव आर के चंदोलिया को भी गिरफ्तार किया जाता है। ए राजा 2011 से तिहाड़ जेल के अंदर से 1,76,000 करोड़ में कितने जीरोज आएंगे ये काउंट कर रहे थे और करीब 15 महीने वो तिहाड़ में यही काउंट करते रहे। इस मामले में डीएमके की राज्यसभा सांसद और एम करुणानिधि की बेटी कनी मोझी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने डीबी रियल्टी के मालिक शाहिद बलवा से कथित तौर पर रिश्वत ली और रिश्वत के बदले उसकी कंपनी को स्पेक्ट्रम दिया, यानी लाइसेंस दिया। अब एक बड़ा फैसला आने जा रहा था। कैग रिपोर्ट के बाद फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में दिए गए सारे 2G लाइसेंस रद्द कर दिए। दोबारा नीलामी करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन जब नवंबर 2012 में 2G स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही। जहां पहले कहा जा रहा था कि नीलामी से 1,76,000 करोड़ मिल सकते थे, वहीं असल में नीलामी में सिर्फ करीब 9,500 करोड़ रुपए ही आ सके। ये वो पड़ाव था जहां से एक बात तो क्लियर थी, बहुत साफ थी, कि कैग का अनुमान शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। जिस नुकसान को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया था, उसकी वास्तविक नीलामी जब हुई तो अंतर बेहद विशाल काय निकला। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका था। मीडिया अपना काम कर चुका था और 2G स्कैम ऑलरेडी एक धब्बे की तरह कांग्रेस के पंजे पर स्थापित हो चुका था। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया था। 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला घोटाला, इन सब को जोड़कर एक ही कहानी बनाई गई कि यूपीए सरकार में देश की लूट मची हुई है। हर रैली, हर मंच, हर भाषण में 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा दोहराया जाने लगा। गुजरात मॉडल, मजबूत नेतृत्व और न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारों के साथ मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया जाने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिलचस्प बात यह थी कि 2G स्कैम की सुनवाई अभी भी चल रही थी। अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था, लेकिन राजनीतिक तौर पर फैसला हो चुका था। छवि खराब हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में थी। उसके नेता सफाई देते रहे कि घोटाले का कोई सबूत नहीं है, नुकसान अनुमानित हैं, लेकिन उनकी आवाज दबती चली गई। 2013 आते आते जनता का भरोसा पूरी तरह हिल चुका था। महंगाई, नीतिगत ठहराव और भ्रष्टाचार का नैरेटिव, इन सब ने मिलकर के सरकार विरोधी माहौल बना दिया था। अन्ना आंदोलन चला और एक नया चेहरा राजनीति में उभर कर सामने आया, अरविंद केजरीवाल।
दिल्ली में नई राजनीति का प्रयोग हुआ और कांग्रेस को करारी हार मिली। ये संकेत था कि जनता बदलाव चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव इसी पृष्ठभूमि में हुए। नतीजा, यूपीए सत्ता से बाहर हो गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में पहुंच गई। कुछ इस तरह 2G स्कैम की स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुकी थी। इसने सिर्फ एक सरकार को नहीं गिराया था, बल्कि देश की राजनीति की धारा बदल दी, सरकार बदल दी, प्रधानमंत्री बदल दिया। फिर आया 21 दिसंबर 2017 का दिन। शोर और नारों से दूर सबूतों के आधार पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले में जज ओपी सैनी ने 2G केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ए राजा, कनिमोझी, नौकरशाह, टेलीकॉम कंपनीज के अधिकारी, सबको बरी कर दिया गया। अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अदालत ने यह भी कहा कि जो कहानी देश को सालों तक सुनाई गई वो ठोस सबूतों पर नहीं थी, बल्कि अनुमानों और धारणाओं पर टिकी हुई थी। फैसले में एक लाइन बहुत चर्चा में रही। Some people created a scam by artfully arranging a few selected facts and exaggerating things beyond recognition. यानी कुछ लोगों ने चुनिंदा तथ्यों को जोड़कर और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर एक घोटाले की तस्वीर बना दी। अब जरा सोचिए, जिस केस को देश ने सबसे बड़ा घोटाला मान लिया, जिस पर सरकार भी गिरा दी गई, जिसके नाम पर आंदोलन हुए, जिसके आधार पर सत्ता बदल दी गई, उसमें अदालत कह रही थी कि घोटाला साबित ही नहीं हुआ। ये फैसला आते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। घोटाले की रिपोर्ट देने वाले कैग सीएजी विनोद राय पर मानहानि का केस चला। उन्हें बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। अदालत ने साफ कहा कि न तो रिश्वत का कोई सीधा सबूत मिला है, न ही किसी घोटाले का। न यह साबित हुआ कि लाइसेंस किसी साजिश के तहत दिए गए थे। सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां अदालत को यह नहीं समझा पाई कि आखिर अपराध हुआ क्या था। प्रेजम्पटिव लॉस जैसी अवधारणा अदालत में टिक ही नहीं पाई। जिन्हें घोटालेबाज कहा गया वे बरी हो चुके थे। कैग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठने लगे, लेकिन उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके। लेकिन आज के संदर्भ में एक बात बहुत साफ हो जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता था, तब सीबीआई मौजूदा सरकार पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर सकता था, तब आरोप के आधार पर ही मिनिस्टर इस्तीफा दे देते थे। ये सब आज संभव नहीं लगता। एथेनॉल में पॉलिसी पुश के आरोप लग के रह जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोग ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। आतंकी हमले हो जाते हैं। 700 किसान प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं। कुश्ती पहलवान कुश्ती संघ अध्यक्ष पर आरोप लगा देती हैं। एक सीएम मुसलमानों पर बंदूक तान कर निशाना लगा देता है। दंगे कराए जाते हैं। ब्ला ब्ला ब्ला, फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मजाल है किसी का इस्तीफा आ जाए। ऐसा क्यों है? कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।